हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे आज हम पार्ट 3 में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, क्या क्या एसेंशियल्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्रिएट करने के लिए, और फॉर्मेशन के लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं। ये जो सब मैंने बोला है ये आएगा सेक्शन 4 और 5 में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। माय डियर लर्नर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये सारा जो एक्ट है ये 7 चैप्टर्स में बटा हुआ है। चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी था वो ऑलरेडी हम पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अब बारी आ चुकी है चैप्टर 2 की, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम लीगली बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टाइटल है इस पूरे चैप्टर का, तो इसी को हम जानने वाले हैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 17 तक हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की गई है। आज के वीडियो लेक्चर में हम गौर करेंगे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के ऊपर। सेक्शन 4 में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल कैसे बनाया जाता है। सेक्शन 5 में हम जानेंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं या क्या क्या प्रोसीजर हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन मतलब बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के मीनिंग के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। इसके अंदर 4 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिए पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। इसमें लिखा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उसमें सेलर ट्रांसफर करेगा या एग्री सहमति करेगा ट्रांसफर करने की अपनी प्रॉपर्टी इन गुड्स को बायर को, लेकिन ये जो ट्रांसफर होगा इसके लिए वह एक प्राइस चार्ज करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है, तो इसको ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो लेक्चर में डेफिनेशंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वह तब भी वैलिड है अगर एक पार्ट ओनर जो है वह उसको कर रहा है। अगर कई सारे ओनर्स हैं मतलब उनमें से एक, ये पहला पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अंदर निकल कर आती हैं 3 मेन बातें। पहली बात है कि 2 पार्टीज का होना अनिवार्य है। कौन है वह 2 पार्टीज? एक है सेलर और एक है बायर। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स। इसका मतलब ये है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने सारे हक जो है वह दे देती है। और तीसरी बात यहाँ पर है कंसीडरेशन, मतलब है प्राइस, जहाँ पर ओनर राइट्स तो दे रहा है बायर को लेकिन बदले में कंसीडरेशन मतलब कुछ चाहता है और जो चीज वह ले रहा है उसे बोला जाता है प्राइस। अब सेक्शन 4 के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के 4 पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें ये बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वह एब्सोल्यूट भी हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट सेल क्या होती है। तो जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सेलर ने ये बोला कि मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी जो मैं बेचना चाहता हूँ, चीजें बेचना चाहता हूँ, वह मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, उसके मालिकाना हक भी आपको ट्रांसफर कर देता हूँ अभी, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल, जहां पर ट्रांसफर हो रहा है तुरंत। लेकिन कुछ एक केसेस में जो सेल होती है वह कंडीशनल होती है, जहां पर जो सेलर है वह कोई ना कोई कंडीशन साथ में लगा देता है। यानी कि जहां पर सेलर एग्री तो कर रहा है कि मैं ट्रांसफर कर दूंगा अपने मालिकाना हक बायर को, पर ये ट्रांसफर होगा फ्यूचर में, और साथ में ये बोल देता है कि आप अगर एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी ये ट्रांसफर मुमकिन हो पाएगा।
तो जहां पर एक कंडीशन रख दी गई है और ट्रांसफर फ्यूचर में होगा यानी भविष्य में होगा, उसको कंडीशनल सेल बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है। एब्सोल्यूट सेल एक अलग चीज है और कंडीशनल सेल एक अलग चीज है। मेन फर्क क्या है? समय का, कि वह इमीडिएटली हो रही है या फ्यूचर में हो रही है, और दूसरी बात कि क्या जो सेलर है वह कोई कंडीशन लगा रहा है या कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है। अब हम जानते हैं सेक्शन 4 के अंदर जो है तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब ये पॉइंट पिछले वाले पॉइंट के साथ कुछ हद तक मिलता जुलता है। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है उसमें गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी सेलर से बायर को, उसे बोला जाता है सेल। लेकिन यहाँ पर एक फर्क और आएगा, जहां पर ट्रांसफर तो हो रहा है प्रॉपर्टी का, लेकिन ये जो ट्रांसफर है ये होगा भविष्य में, या सेलर बोल देता है कि आप एक कंडीशन को पूरा कीजिए तभी उस ट्रांसफर को मैं करूंगा, उसे बोला जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। तो जैसे जैसे आप इस एक्ट को पढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। कहीं पर आपको लिखा मिलेगा सेल, जो कि हो रही है इमीडिएटली, ट्रांसफर हो चुका है, या आएगा एग्रीमेंट टू सेल, जहां पर पार्टीज तो मान गई हैं लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो भी आदान प्रदान होगा वह भविष्य में ही होगा। अब हम जान लेते हैं कि पॉइंट 4 क्या कहता है। पॉइंट 4 में ये बोला गया है कि जहां पर एक एग्रीमेंट लिखा गया है सेल का, वह सेल तब बनेगा जब जो समय निश्चित किया गया है वह समय पूरा हुआ। यहाँ पर आपको शब्द दिख रहे हैं टाइम इलैप्सेस, मतलब अगर बोला कि मैं 6 महीने के बाद आपको गुड्स सप्लाई कर दूंगा तो 6 महीने बीत गए, कंडीशन पूरी हुई, तो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो अपने आप को बदल देगा सेल में। या अगर सेलर ने कोई कंडीशन रखी है और बायर ने वह कंडीशन पूरी कर दी है, या कोई भी कंडीशन उसने रखी है समय की या किसी भी चीज की, जैसे ही वह कंडीशन पूरी होगी उसी समय ट्रांसफर वह करेगा। तो अगर ये काम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीमेंट टू सेल है वह अपने आप को सेल में बदल देता है। तो अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वह एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं। एग्रीमेंट यानी सहमति होती है बेचने की, टाइटल को पास करने की, गुड्स को डिलीवर करने की, बायर प्रॉमिस करता है पैसे यानी प्राइस देने की, और जो भी चार्जेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के वह कौन भरेगा इस बात पर भी निर्णय ले लिया जाता है। अब हम जानते हैं सेक्शन 5 को, जिसमें हम गौर करेंगे कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वह किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, उसकी फॉर्मेलिटीज और सारा प्रोसीजर भी हम जान लेते हैं। तो डियर लर्नर, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब भी हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ते हैं इसके साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी लागू होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर वह, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है, उसमें रखी गई कंडीशंस को पूरा करेगा, तभी वह वैलिड कहलाएगा और कोई मुसीबत आने पर कोर्ट में जाना मुमकिन हो पाएगा। तो एक सेल के अंदर 5 चीजों का होना जरूरी है, गौर कीजिए। सबसे पहले एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, दोनों पार्टीज के बीच में सहमति होनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट, दोनों जो पार्टीज हैं यानी कि बायर और सेलर वह कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब 18 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए, दोनों का जो ब्रेन है वो बिल्कुल सही, सोचने समझने की शक्ति सही होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, जो सहमति दी गई है वह अपनी मर्जी से दी गई है, किसी जोर जबरदस्ती के कारण नहीं। इन चीजों का होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, जो भी मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट करने का वह यही था कि हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स है उसको ट्रांसफर करना है सेलर से बायर को। चौथा पॉइंट, वह ये कहता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बदले में
प्राइस पे किया जाएगा। 5वां पॉइंट, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन बात है कॉन्ट्रैक्ट की, वह होनी चाहिए गुड्स यानी एक कमोडिटी। अगर ये 5 चीजें हैं तभी जो सेल है वह कंस्टिट्यूट हो सकती है। चलिए अब हम धीरे धीरे जान लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या मेन बातें इंक्लूड की गई हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 5, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो वह उसी प्रकार से फॉर्म होता है जैसे कि इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है जब एक पार्टी ऑफर करती है दूसरी पार्टी को चीजों के आदान प्रदान करने के लिए, और जो दूसरी पार्टी है जिसे वह ऑफर मिला है वह देती है अपनी कंसेंट मतलब सहमति। उसकी मर्जी है, चाहे तो वह उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले या अगर पसंद नहीं आया तो उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वह ये डिसाइड करना होता है कि पार्टीज ने क्या परफॉर्मेंस करनी है। पार्टीज बहुत कुछ डिसाइड करती हैं। सबसे पहले तो डिसाइड किया जाता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होगी और उसके बदले में पेमेंट कब की जाएगी। अब यहाँ पर समझने की बात ये है, अगर उसी समय डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट की जाएगी तो उसे बोला जाता है कंकरेंटली, एक ही समय के ऊपर। पर इसमें कई तरह की ट्रेड की टर्म्स हो सकती हैं। कभी कभी ये होता है कि पेमेंट तो पहले करनी होती है लेकिन गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में मिलेगी, या गुड्स की डिलीवरी अभी ले लो, पेमेंट थोड़े टाइम बाद कर देना, यानी उधार पर खरीदारी। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है या जिस प्रकार का एक कंपनी का सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि जो पेमेंट है वह इमीडिएट होगी या पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होगी या उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। तीनों ही चीजें सही हैं, जिस प्रकार का मर्जी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वह राइटिंग में करना है या ओरली यानी वर्ड ऑफ माउथ से करना है, या कुछ बातें राइटिंग में की जाएंगी और कुछ बातें मुंह जुबानी कर ली जाएंगी। जैसे मर्जी किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके सारी शर्तें लागू हो जाएंगी और पार्टीज को उसी हिसाब से अपना काम करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमने डिस्कस कर ली सारी की सारी फॉर्मेलिटीज एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की। यहाँ पर एक चीज और समझिए, कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है जिसमें सारी शर्तें और नियम साफ साफ शब्दों में लिखे गए होते हैं, और इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं ऑब्वियस जो कि परफॉर्मेंस के दायरे में आती ही आती हैं, वह लिखने की जरूरत नहीं है, वह करनी ही होती हैं। अब हम जान लेते हैं 5 स्टेप्स जो कि फॉलो करने होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए। पहला स्टेप है ऑफर्ड बाय वन पार्टी। ऑफर कुछ भी हो सकता है, चीजें बेचने का या चीजें खरीदने का। दूसरा स्टेप आ जाता है एक्सेप्टेंस का। अगर मिस्टर ए ने ऑफर किया है मिसेज एम को, तो मिसेज एम उसे एक्सेप्ट करती हैं, हामी भर देती हैं, तो ये हो जाता है एक्सेप्टेंस का दायरा। तीसरा पॉइंट, डिपॉजिट ऑफ द अर्नेस्ट मनी। एक पार्टी दूसरी पार्टी को टोकन मनी देती है जो कि सबूत होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वह स्टार्ट हो गया है। बट यहाँ पर एक बात गौर करने के लायक है, अगर बायर से कोई गलती हो जाती है या ही फेल्स कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करने में, उस केस में सेलर टोकन मनी वापस नहीं करता। चौथा पॉइंट, डिपॉजिट ऑफ द पार्ट पेमेंट। जहां पर बायर ने कुछ हिस्सा पेमेंट का कर दिया है और कुछ हिस्सा अभी बाकी है, और जब समय चलता गया लेकिन डील जो है वह मटेरियलाइज नहीं हुई, अनबन हो गई, डील क्लोज हो गई, उस केस में जो सेलर है उसे वह डिपॉजिट की गई पार्ट मनी वापस करनी पड़ेगी बायर को। पांचवा पॉइंट, डिसीजन लेना परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं कि प्राइस कब पे करना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कब करनी है। तो ये थी कुछ शर्तें जिसको फॉलो करते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। हमारा सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बढ़िया तरीके से डिस्कस हो चुका है।
अब माय डियर लर्नर्स, एक्ट तो है बहुत लंबा, पर आज का वीडियो लेक्चर होगा इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस। तो जानेंगे सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 10 तक। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द और सीखने वाले हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो भी डिटेल में।